हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे भौगोलिक खोज, यानी कि भौगोलिक यानी धरती पे क्या सब चीज़ें, कौन कौन से देश है, इसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि भौगोलिक खोज में यूरोपीय देश आगे रहे हैं, यानी कि आविष्कार, खोज, व्यापारिक परिवर्तन, इन सब में यूरोपीय देश आगे रहे हैं और अभी भी आगे हैं वो लोग। तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। उस टाइम यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिससे कि यूरोप के लोगों की मानसिकता बदल रही थी, यानी कि 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जेरूसलम एक स्थान का मतलब जगह का नाम है जो अभी फ़िलहाल आगे इजराइल में अवस्थित है। क्या नाम है? जेरूसलम जो फ़िलहाल इजराइल में है। यहाँ पे धर्म युद्ध नहीं, मतलब यहाँ यूरोप में धर्म युद्ध चल रहा था जेरूसलम पे अधिकार के मुद्दे को लेकर। वहाँ ऐसा था कि अरब जो उस टाइम बहुत ही अमीर थे, अरब एक देश था जो उस टाइम ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने जेरूसलम पे कब्जा कर लिया था और इसी के मुद्दे को लेकर यूरोप में धर्म युद्ध चल रहा था। लेकिन यूरोपवासी उससे यूरोपीय देश जो अरब से हार गए, लेकिन इस हार से यूरोपीय देश में सकारात्मक परिवर्तन आया। जब धर्म युद्ध चल रहा था उस टाइम यूरोपियों ने ये महसूस किया कि दुनिया के हर पहलू के बारे में समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। मध्य युग, उस टाइम अरब और उसके बाद तुर्की ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित कर लिया था, यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे उस टाइम वो लोग। 15वीं शताब्दी से पूर्व एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार के लिए एक मार्ग था। वो था क्या? कुस्तुनतुनिया। क्या नाम था? कुस्तुनतुनिया। और 1453 ईस्वी में क्या हुआ था? 1453 ईस्वी में तुर्की उस टाइम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। वो क्या इस पे अधिकार कर लिया। तुर्की का अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया पे। इससे जब यूरोप से एशिया यूरोपीय व्यापारी व्यापार करने आते थे तो कुस्तुनतुनिया पे तुर्की का अधिकार था, तो तुर्की बहुत भारी कर वसूलने लगा व्यापार के बदले। इससे व्यापारियों को बहुत मुश्किल होने लगा, तो उन्हें अब इसका हल ढूंढना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। तो वो लोग इसका हल ढूंढने की कोशिश करने लगे। इसका हल ढूंढने के लिए उन्होंने कुछ नए आविष्कार किए जो कि समुद्री यात्रा और नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यानी कि उस समय धर्म युद्ध से पहले लोग समझते थे कि धरती चपटी है, यानी अंधविश्वास था धरती को लेकर। वो लोग समझते थे कि धरती चपटी है और समुद्र में अधिक दूरी जाने पर वो लोग किनारे में जाकर अनंत में गिरेंगे और अनंत में चले जाएंगे। इस डर से वो लोग समुद्री यात्रा नहीं करते थे और उन लोग के पास ना ही अच्छे जहाज़ थे, छोटे छोटे जहाज़ थे और असुरक्षित थे, जिसकी वजह से वो लोग समुद्र में अगर जाते भी हैं तो तूफान की वगैरह की वजह से वो लोग उधर समुद्र में भी डूब सकते हैं। ये सुरक्षित नहीं था जो कि उनके लिए, इस वजह से वो लोग समुद्र यात्रा नहीं करते थे। लेकिन अब उन्हें व्यापार करने में बहुत मुश्किल होने लगा था, तो उन्होंने उसका हल ढूंढा, जिसके लिए वो लोग नए आविष्कार किए जो कि समुद्री यात्रा और नौसेना के विकास को आसान कर दिया। उन्होंने क्या किया? यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। उस टाइम अरब बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यूरोपवासियों को भी अपनी ज़रूरत तो पूरा करनी थी, तो उन्होंने अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए उनसे कंपास का ज्ञान लिया। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान लिया। पहला कंपास का ज्ञान किसे? अरबों से सीख लिया। और इटली, स्पेन और पुर्तगाल ये राज्य थे ऐसे थे जो समुद्री इलाके में थे। तो इनके समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण की कला में नाव लोग जो बनाते थे उसमें
वो लोग अपने परंपरागत पद्धति को हटाकर खाँचा पद्धति से बनाने लगे, जिसे बड़े और मजबूत नाव और हल्के नाव बनाने लगे। जिससे उनके पास बड़े हल्के नाव और मजबूत नाव हो गए, और उन्होंने उस टाइम फिर दूरबीन का भी आविष्कार हो गया, यानी कि नाव भी बन गए बड़े मजबूत नाव भी बन गए, मजबूत बड़े हल्के नाव भी बन गए। और उस टाइम दूरबीन का भी आविष्कार हो गया, दूरबीन का भी आविष्कार हो गया, जो कि ये सब समुद्री अभियान में काफ़ी सहायक थे, यानी कि इन सब से समुद्री यात्रा में सहायता मिली। अब मानचित्र में बहुत सुधार हो चुका था। और फिर उन्होंने पुर्तगालियों ने ये भी यूरोपीय देश ही था, और पुर्तगालियों ने एक नए किस्म का जहाज बनाया। वो क्या नाम था? कैरावल। इसका नाम था कैरावल, जो कि बहुत ही तेज चाल से चलने वाला और मजबूत था। अब इनके पास सब चीज़ हो चुका था समुद्री यात्रा के लिए। अब वो तैयार थे, यानी कि उनके पास कंपास भी हो चुका था, जिससे वो दिशा जान सकते थे। उनके पास मजबूत नाव भी हो चुके थे, दूरबीन हो गए, जिससे वो दूर तक देख सकते थे। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना समुद्री यात्रा किया जाए, तो वो लोग समुद्री यात्रा के लिए समुद्र में उतरे। सबसे पहले अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे, और इसी क्रम में 1488 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी था एक, जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। यह क्या किया? अफ्रीका का पश्चिम तट बिंदु से दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी कैप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। यानी अफ्रीका के पश्चिम तट से शुरू किया, अफ्रीका के पश्चिम तट से स्टार्ट किया पश्चिमी तट से, और कहाँ पहुंच गया? अफ्रीका के दक्षिणी तट पे समुद्री यात्रा द्वारा वो दक्षिणतम बिंदु, यानी बिंदु जगह का नाम क्या था? कैप ऑफ गुड होप, यहाँ तक पहुंच गया। क्या हुआ? 1488 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी था वो बार्थोलोम्यू डियाज, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु कैप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। यानी ये समुद्री यात्रा द्वारा वो पहुंचा। फिर उसके बाद 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे हम लोग कोलंबस के नाम से जानते हैं, ये निकला तो भारत की खोज में, लेकिन ये पहुंच गया अमेरिका, और इसने अमेरिका का खोज किया। और कोलंबस अमेरिका को भारत उपमहाद्वीप का ही हिस्सा समझा, और इसने क्या किया? यहाँ के लोग को रेड इंडियन कहा। यहाँ के लोग को अमेरिका के लोग को कोलंबस ने क्या कहा? रेड इंडियन कहा। फिर बाद में स्पेन के एक नाविक, कहाँ का था? स्पेन का एक नाविक था। स्पेन का नाविक, क्या नाम था उसका? अमेरिगो वेस्पुची। इसने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा, यानी कि अमेरिका को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया, और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। यानी कि उस टाइम जब ये लोग अमेरिका को खोजे थे तो इसका नाम नहीं जानते थे, तो इस क्षेत्र का नाम उन लोगों ने नई दुनिया रख दिया था। उसे नई दुनिया कह के बुलाते थे।
और कोलंबस जो था उसे लगा कि यह भारत उपमहाद्वीप का हिस्सा है, इसलिए वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कह दिया। लेकिन बाद में स्पेन का एक नाविक था अमेरिकी वेस्पुची, यह नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसने बताया कि यह एक अलग महाद्वीप है और उसी के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिका महाद्वीप को यूरोपवासियों ने नई दुनिया कहा। नई दुनिया क्यों कहा? क्योंकि जब कोलंबस अमेरिका का खोज किया था उससे पहले इस क्षेत्र के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए यूरोपवासियों ने अमेरिका को नई दुनिया कहा था उस टाइम। आगे 1498 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक नाम क्या था उसका? वास्को डिगामा। वह कैप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु कैप ऑफ गुड होप होते हुए कहाँ पहुंचा? भारत के मालबार तट, जो कि अभी केरल के कालीकट के नाम से जाना जाता है, वहाँ आ गया। कहाँ आया? वास्को डिगामा भारत का मालबार तट आ पहुंचा। जब उस टाइम यहाँ के स्थानीय शासक थे जमोरिन। क्या नाम था उनका? जमोरिन, जिन्होंने इनका स्वागत किया। जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया क्योंकि वह दूसरे देश से आया था व्यापार करने के लिए, और इन्होंने अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति भी दे दी इसे। और ये क्या किया, जब भारत से जो सामान यूरोपीय बाजार में बेचा, वहाँ 26 गुना ज़्यादा दर में वहाँ जाके बेचा, तो ये यहाँ से व्यापार स्टार्ट कर दिया। लेकिन वास्को डिगामा भारत पहुँचा कैसे? इसके पीछे नवीन संसाधनों जो यूरोपवासियों ने खोजा था उसका बहुत बड़ा योगदान था। तथा जो एक बार हुआ ऐसा था कि भारत का एक व्यापारी अब्दुल मजीद, भारत के व्यापारी कौन था? अब्दुल मजीद, जिसकी भेंट वास्को डिगामा से कब हुई थी? अफ्रीका में हुई थी, जहाँ पे इन्होंने अब्दुल मजीद, क्या नाम था? अब्दुल मजीद, इसकी भेंट वास्को डिगामा से अफ्रीका में हुई, दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, जहाँ पे इन्होंने इसे भारत आने का सीधा मार्ग बताया। इसी के सहायता से यह सीधे भारत आए। इसी प्रकार फिर आगे 1519 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1519 ईस्वी में मैगलन, कौन था? मैगलन पूरी दुनिया का चक्कर लगा, नाव से लगा, यानी समुद्री यात्रा से उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। क्या चीज़ से लगाया था वो? नाव से, यानी समुद्री यात्रा से उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। फिर कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता भी लगाया। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन कुक ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने। और यही कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड का भी पता लगाया था, और फिर न्यूफाउंडलैंड के पता लगाया, द्वीपों का पता लगाया था सेबास्टियन, यानी न्यूफाउंडलैंड का पता लगाया सेबास्टियन। जॉन और सेबास्टियन दोनों ने मिलकर पता लगाया न्यूफाउंडलैंड का। सेबास्टियन। उसके बाद इस प्रकार भौगोलिक खोज में यूरोपीय देशों के शासक जो थे उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, क्या नाम था उनका? हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर
ये थे पुर्तगाल के राजकुमार। पुर्तगाल के राजकुमार थे। और स्पेन की महारानी इसाबेला। इन लोगों ने भी भौगोलिक खोज में बहुत ही सहायता की यूरोपीय देशों की। महारानी कहाँ की थी? स्पेन की। इस प्रकार यूरोपीय देशों को पूरी दुनिया की जानकारी हो गई। यूरोप के देश पूरी दुनिया के बारे में जान गए। इस प्रकार भौगोलिक खोज हुआ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। बाय, धन्यवाद।